नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। 5 नवंबर 2024 अमेरिका में चुनाव का दिन है, यानी कि चुनाव की यह वो तारीख है जिसमें 43वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर की मीडिया की नजर अमेरिका के इस चुनाव में है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण है दुनिया में कि उसके निर्णय से दुनिया पर एक असर पड़ता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे युद्ध क्षेत्र में हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के असर देखने को मिलते हैं। तो अब चूंकि अमेरिका एक ऐसा देश भी है जिसके बारे में यह बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो इसी अमेरिका का है। और जब भारत ने अपना संविधान लिखना शुरू किया तो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि हमने लगभग दुनिया के सभी संविधान को पढ़ा है और दुनिया के सभी संविधान में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। तो अमेरिका चूंकि पहला ही संविधान दुनिया का था और एक महत्वपूर्ण संविधान है आज भी, उससे भारत के संविधान को भी काफी प्रेरणा मिली और उसका असर भारत के संविधान में दिखता भी है। हालांकि देश में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन में है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे प्रावधान संविधान में हम देखें तो हमने अमेरिका से लिए हैं। लेकिन यह जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यह भारत के प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करता है। यानी कि हम अगर यह तुलना करें कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह किसके समकक्ष अपनी शक्तियों को दर्शा सकता है भारत में, तो वह भारत के राष्ट्रपति नहीं होंगे बल्कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जिस प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता सरकार के स्तर पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री के पास है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिसकी पूंछ होती है भारत में वह प्रधानमंत्री प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उसी तरह से अमेरिका में हम देखें तो वो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं। अब वह प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, उसमें चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी है। इतनी लंबी प्रक्रिया है कि आप ये सोचिए कि बीते 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया जब ट्रंप और कमला हैरिस का नाम आप मीडिया में सुन रहे होंगे, जबकि चुनाव अभी नवंबर में शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन राष्ट्रपति अमेरिका में बन सकता है, किस तरह से शुरुआत होती है और क्या क्या मुश्किलें अगर सामने आती हैं, क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया में, उन सारी बातों को आज हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति 35 साल से ऊपर हो गया है तो वह चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, यह बात तो तय है। उसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अमेरिका में कम से कम 14 साल तक रहा हो, या तो फिर यह भी है कि अमेरिका में वह पैदा हुआ हो या जिस शख्स के माता पिता अमेरिकी नागरिक हों। लेकिन एक कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि दुनिया के किसी देश में यूएस की मिलिट्री का बेस है और उस बेस में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अमेरिका का नागरिक तो होगा, उसे नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसके पास योग्यता नहीं रहेगी। लेकिन किसी अमेरिका के ऐसे क्षेत्र में जो अमेरिका का ही क्षेत्र है, ये अमेरिका के बाहर बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जो अमेरिका के हैं, तो ऐसे में वहां पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वह योग्य होगा। शैक्षणिक योग्यता की भी कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर हम बात करें आपराधिक रिकॉर्ड अगर कोई उसका है तो वहां पर भी चुनाव लड़ने में उसको बाधा नहीं आने वाली है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है तो वह अधिकतम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है और उसका एक कार्यकाल 4 साल तक का होता है, दूसरा कार्यकाल फिर 4 साल तक का अधिकतम हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति 4 + 4 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, तो 9वें साल वह राष्ट्रपति नहीं हो पाएगा। तो ये तो बातें हैं अर्हता संबंधित, लेकिन बात आती है पूरी प्रोसेस क्या है। देखिए, हम जमीनी स्तर से अगर प्रोसेस शुरू करें, हम वहां से शुरू करें जहां से एक विचारधारा उपजती है, फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं राष्ट्रपति पद तक। तो देखिए, लगभग यह पूरी की पूरी प्रक्रिया 1.5 साल पहले शुरू हो जाती है। 1.5 साल पहले शुरू होती है तो उस वक्त लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये अनाउंस कर देते हैं कि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। मान लीजिए 15-20 लोग लड़ना चाहते हैं, इस बात के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो अब कुछ लोग तो कुछ समय बाद नाम अपना वापस ले लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो जीतने में सक्षम नहीं। बहुत सारे लोग नाम वापस ले लेते हैं, लेकिन कुछ नाम बने रहते हैं। मान लीजिए कि 5, 7, 10 नाम बने हुए हैं जो चुनाव लड़ने के लिए रुके हुए हैं, और हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है। अब जब किसी व्यक्ति की एक विचारधारा है तो उस विचारधारा से जुड़ती हुई कोई विचारधारा की अगर पार्टी है तो वह उसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगा, तो वह उस पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है।
अब जब वह उस पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो उस पार्टी के भी सदस्य हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टी में 3-4 लोग राष्ट्रपति बनने की होड़ में हैं, तो ऐसे में फिर यह तय करना होगा कि पार्टी किसे चाहती है कि वो राष्ट्रपति बनाए। पहले तो पार्टी के स्तर पर यह बात तय होगी, फिर नागरिकों के स्तर पर यह बात तय की जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और आने वाले चुनावों में, उदाहरण दे रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए, कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के ही 4 सदस्य ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आगे चल के वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पार्टी में ही यह उसमें पहले सहमति बन जाए, उसके लिए वोटिंग हो जाए निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर कि उन चारों में से किसे लोग पसंद कर रहे हैं। फिर जो पार्टी के सदस्य हैं उनकी वोटिंग के आधार पर तय होगा कि बीजेपी से ये व्यक्ति जो हैं, इन्हें हम चाहते हैं कि इनके पास वोट ज्यादा है, तो ये उम्मीदवार रहेंगे बीजेपी के, और फिर वो घोषणा कर दें। हालांकि भारत में प्रक्रिया अलग है चुनाव की, इस वजह से इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाता है। तो मैं एक उदाहरण के लिए यही बता रहा था कि अमेरिका में लेकिन ये बात पहले ही तय हो जाएगी कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, यह शुरुआत में तय हो गया है, और वह पहले पार्टी के स्तर पर तय हुआ है, फिर चुनाव के स्तर पर हो गया है। तो कैसे हुआ है, देखिए, समान विचार वाले लोग एक ही राजनीतिक दल से जब संबंधित हो गए, तो वहां पे क्या हुआ, एक ही पार्टी में जैसे मान लीजिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अब वो उम्मीदवार क्या करेंगे, वो अपना प्रचार प्रसार उम्मीदवार पहले तो करेंगे, जिससे कि पार्टी के लोगों में उस उम्मीदवार की विचारधारा की पहुंच समझ में आए, वो क्या सोचता है देश के लिए, ये बात वो लोग समझ सकें। तो उस प्रचार प्रसार से पार्टी के लोगों में भी एक उसके बारे में ख्याल बनेगा, एक विचार बनेगा। अब उसके साथ मान लीजिए कि वहां पे भी अपना एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। अमेरिका में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि कॉकस और प्राइमरी इसका आयोजन होता है। अब ये कॉकस और प्राइमरी क्या है, देखिए इसमें होता यह है, जैसे मान लीजिए कि जब कुछ लोगों ने घोषणा कर दी थी कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति, तो उसमें से 3-4 लोगों में से कोई किसी एक के पक्ष में है, कोई किसी दूसरे के पक्ष में है, कोई किसी और के पक्ष में है। तो उस जो निर्वाचन क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कह सकते हैं, लोगों का आपस में बैठना होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद वो ये देखते हैं कि आखिर वोटिंग करेंगे आपस में ही, और देखेंगे कि आखिर जो कौन सा ऐसा नाम था इस पूरे डिबेट और डिस्कशन में जो ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आ रहा है, उसका नाम फाइनल कर लिया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कॉकस और प्राइमरी देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, दोनों में लगभग मोटी बातें यही होती हैं कि हमें एक नाम तय करना होता है कि उनकी पार्टी, जैसे कि ये पार्टी, एक ही पार्टी के सारे लोग हैं, अब उनकी पार्टी में से कुछ लोगों में से एक उनको फाइनल करना है, जो लोग खड़े हुए हैं, तो किसको फाइनल कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम फाइनल होंगे। अब प्राइमरी में भी यही चीज सेम हो रही है। प्राइमरी में ये आगे चल के चुनाव में फिर यही लोग होंगे जो प्रेसिडेंट के लिए अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वो पूरी प्रक्रिया में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए कॉकस और प्राइमरी में कुछ लोगों का चयन होगा, कुछ लोगों को वोट दिया जाएगा, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा आगे के लिए। आगे किसके लिए, राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए। अब ये नेशनल कन्वेंशन भी जो है ये पार्टी का ही है। अब उस पार्टी के ही लोग पूरे देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, निर्वाचन क्षेत्र में छोटे छोटे समूह में तय कर रहे थे कि हमारी तरफ से ये नाम फाइनल हुआ है, हमारी तरफ से ये नाम फाइनल हुआ है, लेकिन एकरूपता अभी नहीं आई है। तो इनके बीच में जो चुनाव होगा वो कहां होगा, इसी राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा। अब हर क्षेत्र से, हर डिस्ट्रिक्ट से इसी तरह से कॉकस और प्राइमरी से लोग आएंगे जिन्हें चुना गया है सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन करने के लिए। कुछ लोग यहां से जो फाइनल हुए हैं वो आएंगे और वोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ट्रंप और कमला हैरिस। तो अगर देखिए ट्रंप की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी में जो कॉकस है और उसके अलावा प्राइमरी है, वहां पे इनके नाम को फाइनल किया गया होगा ज्यादातर लोगों के द्वारा। उसी तरह से कमला हैरिस को लेकर के डेमोक्रेटिक पार्टी में जो कॉकस और प्राइमरी है, वहां पे इनके नाम को लेकर के डिबेट में लोगों ने फाइनली अपना सहमति दिखाया होगा। हो सकता है इनकी पार्टी में और भी लोग रहे हों, लेकिन फाइनल इनका नाम हुआ। तो हुआ कैसे, ये नाम आगे जब राष्ट्रीय सम्मेलन में गए, बहुत सारे नाम थे। देखिए अमेरिका में 2 पार्टी नहीं है, पहले तो ये बात समझ लीजिएगा कि अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी नहीं है, इन 2 पार्टियों का डोमिनेंस है, पार्टियां ज्यादा हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे हमारे देश में है, वहां पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बस डोमिनेंस इन 2 पार्टियों का है, इसीलिए हम ये 2 ही पार्टियों को आमने सामने तौर पर देखते हैं। अब यहां पे देखिए राष्ट्रीय सम्मेलन जब हुआ तो यहां पे प्रत्येक पार्टी अंतिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करती है।
उसके लिए जो प्रतिनिधि चुने गए थे प्राइमरी और कॉकस में, उस प्राइमरी और कॉकस से जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने अपना अपना समर्थन दिया और उसके आधार पर एक नाम तय हुआ कि ये होंगे। जैसे अब ट्रंप की पार्टी में मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी में 4 नाम थे, लेकिन ट्रंप का नाम फाइनल हो गया, ज्यादा वोट पड़ गए। जब ट्रंप का नाम फाइनल हो जाएगा, ट्रंप को ज्यादा वोट मिल जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी में, तो फिर ट्रंप ही बताएंगे कि वो अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसको देखते हैं। तो वो साथ में एक नाम उपराष्ट्रपति का वो चुनेंगे जो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं उम्मीदवार के रूप में पार्टी में। तो ये कौन चुन रहा है? जो राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है वो उपराष्ट्रपति का नाम चुनेगा। तो ये हुआ कैसे राष्ट्रीय सम्मेलन? कॉकस और प्राइमरी के माध्यम से, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो यहां तो चलिए अभी नाम तय हुआ है। देखिए 1.5 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, नाम आया, फिर कॉकस और प्राइमरी आए और उनका जैसे इस साल हम बात करें तो फरवरी में कॉकस और प्राइमरी का चुनाव हुआ फरवरी में, और उसके बाद धीरे धीरे जब ये नेशनल कन्वेंशन भी कंप्लीट हो गया और एक नाम फाइनल हो गया कि ये व्यक्ति जो है चुनाव में रहने वाला है हमारी तरफ से, इस पार्टी की तरफ से, तो क्या करेगा? डिबेट करेगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट होंगी, अलग अलग जगह पर डिबेट होंगी। वो डिबेट करेगा अलग अलग जगह पर, किस लिए? वो इसलिए डिबेट करेगा जिससे से ज्यादा लोग उसको वोट देने के लिए उसको, उसकी विचारधारा को स्वीकार करें और उससे एग्री करें या उसको स्वीकार करें मानसिक रूप से भी। देखिए अंतिम जो वजह है, देखिए अभी क्या हुआ था, जो वोट होता है तो लोग जो है डायरेक्ट तो वोट देंगे नहीं राष्ट्रपति को, लोग जो दें इनडायरेक्ट देंगे, हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब वोट वो दे रहे हैं तो लोग वोट देंगे किसको? जैसे 5 नवंबर जो आ रहा है उसमें वोट दिया किसको जाएगा? वो दिया जाएगा निर्वाचक को, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल को। और जो अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचक चुने जाएंगे उससे बनेगा एक निर्वाचक मंडल, और ये फिर चुनेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। इसको जरा और आराम से समझिए। देखिए जब एक नाम फाइनल हो गया कि ये व्यक्ति है जो इस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि हर क्षेत्र में जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, हम देखते हैं कि अमेरिका में निर्वाचक मंडल की सीटें तय कर दी गई हैं। जैसे कि यह तय कर दिया गया है कि 538 सीटें होंगी कुल निर्वाचक मंडल की। तो कैसे हुए हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। देखिए अमेरिका में मैंने आपको बताया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अलावा सीनेट है। तो जनसंख्या के आधार पर जैसे हमारे देश में लोकसभा में सीटें तय होती हैं, तो यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 है और सीनेट में सीटों की संख्या है 100। 50 राज्य हैं अमेरिका में और हर राज्य की 2 सीटें तय हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में राज्यसभा है, वहां पर भी जो एक बराबर मत बना रहे राज्यों के बीच में उसके लिए राज्यसभा होती है। तो यहां पर भी सीनेट में ही सबका बराबर मत है, हर राज्य के लिए 2 मत हैं, तो हो गए 100 सीटें हो गई, ठीक है। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, प्रतिनिधि सभा में हम कह सकते हैं 435। जनसंख्या किसी स्टेट में यह संख्या ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। इन दोनों को अलावा अगर जो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी जो वहां अमेरिका की राजधानी है, 3 वहां से निर्वाचक चुने जाते हैं, 3 निर्वाचक का चुनाव वहां से होता है। तो ये जो संख्या हो गई 435 प्लस 100 535 और 3 ये हो गई 538। तो हर राज्य में इनका फिर सीटें बटी हुई हैं। जैसे यहां तो तय है कि 2-2 हर राज्य में है, तो उतने ही हर क्षेत्र में निर्वाचक मंडल के सदस्य भी चुनाव में उतरेंगे इसी 5 नवंबर को। दरअसल सिस्टम होता यह है कि 5 नवंबर को चुनाव जो होंगे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की स्टाइल में होंगे, जिसके बारे में हम लोग अपने देश में बात करते हैं। यानी कि वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव होंगे, सीनेट के भी चुनाव होंगे और उसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए भी ये जो निर्वाचक मंडल है, यानी कि निर्वाचक मंडल में जितने भी इलेक्टोरल हैं या निर्वाचक हैं उनका भी चुनाव होगा। तो इन तीनों के लिए वोटिंग होगी। इनफैक्ट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है सेंट्रल के लिए भी होगी और वहां स्टेट के लिए भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट के लिए भी सीनेट होता है, उसके लिए भी होंगे। तो एक व्यक्ति कई लोगों को वोट डालेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, सीनेट के लिए, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, और उसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचक मंडल जो होंगे, निर्वाचक होंगे हर क्षेत्र के, उसके लिए। तो हर क्षेत्र में कितनी निर्वाचक की सीटें हैं? कुल सीटें तो आपको पता चल गई 538 है।
और अमेरिका में देखिए ये निर्वाचक कौन लोग होंगे, जो पार्टी है, जैसे रिपब्लिकन पार्टी है या तो जो ट्रंप है, ये डिसाइड करेंगे कि उनका उम्मीदवार कहां खड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्ट उनको वोट दिया नहीं जाएगा, तो हर क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से 538 उम्मीदवार पार्टी और जो उम्मीदवार है, मुख्य उम्मीदवार राष्ट्रपति के, वो तय कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा सीटें निर्वाचक मंडल की जो है वो कहां पे है, कैलिफोर्निया में है। अब निर्वाचक मंडल की 54 सीटें हैं कैलिफोर्निया में, तो 54 में हम ये समझिए बात को, इस 54 में जो 52 सीटें हैं ये तय हो गई है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की होंगी, और 2 नंबर जो है वो सीनेट का होगा। तो इससे हो गई ये संख्या आ गई 54 में जो है इलेक्टोरल, वो कहां से चुने जाएंगे, कैलिफोर्निया से चुने जाएंगे। वो चुनाव अलग चल रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव अलग चल रहा है, सीनेट का अलग चल रहा है। लेकिन ये जो नंबर निकाला गया है, जो ये नंबर की बात कही गई है कि भाई जो इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर है वो नंबर कहां से निकाले गए, वहीं से उतनी ही संख्या में नंबर लेने, सिर्फ नंबर लेने की बात है। बाकी चुनाव के लिए वो वोट अलग डाल रहे हैं। वहां जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, वहां पे उस कांग्रेस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोटिंग अलग हो रही है, सीनेट के लिए वोटिंग अलग हो रही है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए जो सीटों की संख्या निकाली गई थी वो उसके बराबर की सीटों की संख्या थी, और उसको जोड़ के बना दिया गया कि कैलिफोर्निया में जितनी सीटों की संख्या वहां पे है 52 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 2 हो गई वहां पे सीनेट की, उतनी यहां पे होगी इलेक्टोरल कॉलेज की। बस इतना ही है, संख्या लिया गया है। अब ये जब नंबर ले लिया गया तो यहां पे बात समझिए कि सबसे ज्यादा जहां पे है वहां पे जीतने की होड़ सबसे ज्यादा पार्टी को होगी, कि यहां सबसे ज्यादा है तो यहां सबसे ज्यादा हर पार्टी चाहेगी कि सीटें अपनी निकाले। लेकिन यहां पे एक फॉर्मूला चलता है, विनर टेक्स ऑल। ये क्या फॉर्मूला है, उसके पहले ये समझिए कि अब हर कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट पे आ चुका होगा। चुनाव के पहले सितंबर में प्रेसिडेंशियल डिबेट चलते हैं, और इन डिबेटों में मीडिया में डिबेट होती है, बात होती है, अपनी अपनी विचारधाराएं बताते हैं लोग कि उनका क्या सोचना है, वो देश के लिए क्या करेंगे, और उसी के साथ ही वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, प्रचार भी करते हैं, जा जाके प्रचार करते हैं। तो प्रचार करने के क्रम में ये उम्मीदवार ध्यान रखते हैं रेड स्टेट्स का, ब्लू स्टेट्स का और पर्पल स्टेट्स का। ये 3 अलग अलग तरह के स्टेट्स हैं, और इन तीनों स्टेट्स का अपना मतलब है। जैसे जो रेड स्टेट्स है, रिपब्लिकन पार्टी का ये मानना है कि रेड स्टेट्स में उन्हें अच्छे वोट मिल जाते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वहां से जो उन्हें इलेक्टोरल नंबर मिलते हैं वो अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो रेड स्टेट जहां आपको दिखाई देता है, ये एक सामान्य परिचय है, हो सकता है ये आंकड़े इधर उधर हो जाए, पुराने आंकड़े हैं, लेकिन रेड स्टेट्स मुख्य रूप से रिपब्लिकन पार्टी के लिए लाभदायक रहा है, ऐसा ट्रेंड दिखाई दिया है। जो ब्लू स्टेट्स है, जहां ब्लू कलर आपको दिखाई देता है अमेरिका में, वहां की स्थिति क्या है, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको लाभ ज्यादा मिलता है, इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसके नंबर उन्हें ज्यादा यहां पे मिल जाते हैं। और एक पर्पल स्टेट भी है। ये पर्पल स्टेट ऐसा है जैसे आमतौर पर इन पार्टियों को लेके कॉन्फिडेंस है, रिपब्लिकन पार्टी को ये कॉन्फिडेंस है कि रेड स्टेट्स में हमें ज्यादा चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहां तो हमें सीटें मिल ही जाएंगी। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसे ब्लू स्टेट में मिल जाएंगी, तो ब्लू स्टेट में अगर वो मेहनत करेंगे तो भी मेहनत उन्हें फायदा देने वाली नहीं है, क्योंकि वो मुख्य रूप से किसको देते हैं, डेमोक्रेटिक को देते हैं। तो इनको अपनी अपनी प्रायोरिटी पता है कि हमें रेड में ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ब्लू में देने का मतलब नहीं है। रिपब्लिकन को लगता है और डेमोक्रेटिक को लगता है ब्लू में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है और रेड में देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये जो पर्पल स्टेट है, ये पर्पल स्टेट वो है जहां पर ये 7 स्टेट ऐसे हैं अमेरिका में, ये लोग हर बार चुनाव के बाद कभी इधर स्विंग हो जाते हैं, कभी उधर स्विंग हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। मतलब कभी ये रिपब्लिकन को ज्यादा वोट देते हैं, कभी ये डेमोक्रेटिक को ज्यादा वोट देते हैं, तो इनके वोट जो है, इनका मन हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए दोनों पार्टियां यहां पर ज्यादा जोर शोर से प्रयास करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारे तरफ आ सकते हैं। तो ये दोनों ही पार्टियां इसमें मुख्य रूप से प्रयास में लगी रहती हैं, और जो बाकी उम्मीदवार हैं, बाकी पार्टियां हैं, वो भी लगी रहती है। लेकिन मुख्य पार्टियां 2 हैं और इनके पास संख्या आने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए खबर में यही 2 पार्टियां होती हैं। अब उसके बाद देखिए आम चुनाव हुआ, जैसे इस बार 5 नवंबर को है, तो 5 नवंबर को होने की एक वजह भी है। यह चुनाव देखिए, आम चुनाव जो होता है 5 नवंबर को जो हो रहा है, तो
हो सकता है अगली बार 5 नवंबर को ना हो। जो भी पहला सोमवार होगा, उस पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आएगा उसको ही चुनाव होगा। अगर 1 तारीख को मंगलवार आ गया तो 1 तारीख को चुनाव नहीं होगा। अगर 1 तारीख को सोमवार आया है तो 2 तारीख को मंगलवार है तो 2 को चुनाव होगा। या अगर 7 तारीख को सोमवार पहला सोमवार आया है तो फिर 8 तारीख को मंगल है तब चुनाव होगा। तो चुनाव की तारीख जो नवंबर की है वो इस हिसाब से तय होती है। अब यहां पे देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था जो वोट डल रहे होंगे, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डल रहे होंगे, सीनेट के लिए भी वोट डल रहे होंगे, ये सेंट्रल में। इसी तरह से स्टेट में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए डल रहे होंगे और सीनेट के लिए डल रहे होंगे, और इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए भी चुनाव डल रहे होंगे, वोट डल रहे होंगे। और प्रेसिडेंट की तरफ से कौन खड़ा होगा? प्रेसिडेंट की तरफ से उनके द्वारा जो व्यक्ति नामित खड़ा होगा, कौन व्यक्ति होगा? जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य। तो हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? निर्वाचक कह सकते हैं। तो कोई व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो यहां 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 और यहां वोट डाले। अब यहां पे जो वोट डले हैं ये वो वोट हैं जो अभी फाइनल नहीं है कि राष्ट्रपति इसी से बन गए हैं, अभी इन्हें भी वोट देना होगा। अमूमन ये होता है यहां इस 5 तारीख के चुनाव के बाद जब धीरे धीरे वोटिंग शुरू होगी और वोटिंग के रिजल्ट दिखने शुरू होंगे तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हां अमूमन इस पार्टी के निर्वाचक ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए संभावना है कि इसका ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है। उसके पीछे की वजह क्या है कि अभी इनको भी वोट मिलना है, क्योंकि हमने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना है। हमने तो माना है कि ये हम जिसे पसंद करते हैं, इन्होंने बताया कि ये उसी के उम्मीदवार हैं, इसलिए हमने इनको वोट दिया। लेकिन आगे चल के अभी इनको वोट देना है, दिसंबर में ये वोट देंगे, और दिसंबर में अगर इन्होंने गलत वोट दे दिया तो हो सकता है जो राष्ट्रपति बन सकता था, जिसके पास आंकड़े थे बहुमत के, इनको देखते हुए लग रहा था, वो आंकड़े रह नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इन्हें रोकने का। अब वो क्या समस्या है वो आगे देखिए, आगे बताता हूं। लेकिन एक विनर टेक्स ऑल का भी समस्या वहां पे देखने को मिलता है। विनर टेक्स ऑल में क्या समस्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए हम कैलिफोर्निया को ही ले लेते हैं। कैलिफोर्निया में मैंने आपसे क्या बताया था, जो सीटें हैं 54 है। किसके लिए जो हम बात कर रहे हैं? आपके इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, निर्वाचक मंडल के लिए सीटों की संख्या कैलिफोर्निया में 54 है, सबसे ज्यादा है अमेरिका में यहां पे। अब मान लीजिए कि इन 54 के लिए यहां पे वोटिंग हुई और लगभग 4-5 कैंडिडेट थे, और मुख्य रूप से तो 2 ही हैं, जैसे 2 पार्टियों को, डेमोक्रेट और रिपब्लिक के। तो मान लीजिए कि ए को यहां पे मिले 51%, ठीक है, और उसके बाद यहां पे बी को जो मिले वह मिले 20, सी को यहां पे जो मिले वो मिले 29। तो अब कायदे से तो यह होना चाहिए कि अगर 54 सीटें हैं और 51% किसी को कैलिफोर्निया में किसी पार्टी के लिए वोट मिला है, तो उसको 51% सीटें मिलनी चाहिए 54 की। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर 50% से वोट किसी स्टेट में किसी पार्टी के आ गए, चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक हो, अगर किसी के भी वोट, जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया में अगर ये 54 है इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल की सीटें, और किसी ने भी, पार्टी ने भी 50% से ज्यादा वोट यहां पे हासिल कर लिए, तो 54 की 54 सीटें उस पार्टी की हो जाएंगी। इसी को कहा जा रहा है विनर टेक्स ऑल। इस 20% के पास जो वोट आए थे, 29 के पास जो आए थे, तो उस अनुपात में सीटें उन्हें नहीं मिलेंगी, बल्कि 54 की 54 किसको मिल गई? इस ए वाले को। जबकि जीता ये 51% ही पाया था वोट, लेकिन वो 100% वोट पूरा वो ले जाएगा, उतनी सीटें ले जाएगा। कितनी? 54। तो विनर टेक्स ऑल में ये होता है कि हो सकता है कुछ बड़े राज्यों में हल्के मार्जिन से भी कोई जीत जाए और कई छोटे राज्यों में वो हार रहा हो, तो भी नुकसान उसे देखने को मिल सकता है, या उसका उल्टा फायदा भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बोलूं, हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच जब पहली बार चुनाव हुआ और उसमें ऐसी स्थिति बनी कि ट्रंप के पास वोट कम आए थे। आज से हम काफी पीछे चल के देखें तो ट्रंप के पास वोट कम थे, लेकिन ट्रंप के पास वोट आए 46% के आसपास और हिलेरी क्लिंटन के पास आए 48% के आसपास। लेकिन हिलेरी क्लिंटन के पास लगभग 2% ज्यादा वोट होने के बावजूद
सीटें उनके पास, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की कुल सीटें हैं वो कम आई थी। ट्रंप के पास 300 से भी ज्यादा सीटें आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि विनर टेक्स ऑल, कुछ ऐसे बड़े राज्य थे जैसे टेक्सास, देखिए 40 सीटें हैं, तो कुछ बड़े राज्यों में अगर उसने सारा 51% वोट आया तो सारी सीटों को ले जाता है, तो एक बड़े नंबर में सीटें उसको पास एक बार में गट्ठा पूरा मिल जाता है, तो उसका फायदा वो उठा लेता है। तो ये विनर टेक्स ऑल वाला एक है रीजन, जो बहुत बड़ा रीजन है, जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं। और दूसरी बात यह है, जो मैंने आपसे बताया था, अब ये निर्वाचक मंडल जो है ये आगे चल के वोट करने वाला है। इस मंडल में कितने सदस्य हैं इलेक्टर या निर्वाचक? 538। अब ये जो है अपने अपने राज्यों की राजधानी हो जाएंगे, फिर आगे चल के दिसंबर के महीने में जब ये वोट करेंगे तो इन्होंने हालांकि जो वादा किया था, या इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि शपथ खाई थी कि इसे ही ये अपनी तरफ से वोट करने वाले हैं, ये इस व्यक्ति के उम्मीदवार हैं जैसे ट्रंप या कमला हैरिस के, तो उसके लिए वोट वहां पे दे सकते हैं। और ये पारदर्शी होता है, ऐसा नहीं होता कि अपना वोट कोई छुपा के देगा, ये जाहिर तौर पर वोट सारे के सारे दिए जाते हैं। और ये सारे वोट अमेरिका में ये जो वोट होता है, राष्ट्रपति का चुनाव पूरे का पूरी प्रक्रिया है, ये ईवीएम में नहीं होती, मतपत्र में होती है, ये बात स्पष्ट रखिएगा। अब यह जो वोट दिए जाएंगे, सबको पता रहेंगे कौन किसको वोट दे रहा है। और किसी ने जो वादा किया था कि मैं इसके लिए, जैसे कोई ट्रंप का या कमला हैरिस का उम्मीदवार है, उसको ना देके किसी और को वोट दे देता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में, तो ऐसे में उसे विश्वासघाती निर्वाचक कहा जाएगा। तो विश्वासघाती निर्वाचक इसी को कहते हैं फेथलेस इलेक्टर्स। और अमेरिका के कई ऐसे राज्य हैं, आधे से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून भी बना लिए हैं कि अगर कोई विश्वासघाती निर्वाचक होता है, यानी कि उसने जो कहा था या उसने जो जाहिर किया था जिस पार्टी की तरफ से वह है, और उसी पार्टी के उम्मीदवार को वह वोट देगा, और आगे चल के जब वह नहीं देता है वोट, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कानून है, उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। लेकिन अभी तक में हम देखें तो ये जो फेथलेस जो इलेक्टर हैं या विश्वासघाती निर्वाचक हैं, अमेरिका के इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जो फेथलेस थे, जिन्होंने विश्वासघात किया, लेकिन इसकी वजह से जो राष्ट्रपति बनते बनते रह गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिसको बनना था, जिसके बारे में लगभग तय लग रहा था, वही राष्ट्रपति बना और वही उपराष्ट्रपति भी बना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेरिका में यह साफ साफ कह दिया है, जरूरत पड़ने पर वहां के राज्य उनके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं जो ऐसे विश्वासघाती निर्वाचक निकलेंगे जो उसे वोट नहीं करेंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। ठीक है, अब ये जो वोटिंग होती है, तो ये 25 दिसंबर को वोटिंग होगी। सीनेट के अध्यक्ष और आर्कविस्ट को प्राप्त जो वोट होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे, इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। और ये जो वोट्स हैं सीनेट के अध्यक्ष के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता सीनेट के अध्यक्ष के पास रहती है शुरुआती स्तर पे। अब 6 जनवरी को इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती होती है और कांग्रेस का संयुक्त सत्र में ही होती है, और संयुक्त सत्र में जो प्रमुख होता है उपराष्ट्रपति होता है उस वक्त। तो वहां पर 6 जनवरी को यह घोषणा हो जाती है, इलेक्टोरल वोटों को गिन लिया जाता है, और वो संख्या कितनी चाहिए? 538 इलेक्टोरल वोट हैं, और उसमें से उसकी आधी से ज्यादा चाहिए, जो संख्या है 270। तो 270 वोट जिसके पास आ जाते हैं, 6 तारीख को फाइनली वो बात सामने आ जाती है। हालांकि 5 नवंबर के कुछ दिनों में जैसे जैसे चुनाव के परिणाम आएंगे अंदाजा लगने लगेगा, लेकिन मैंने आपको कहा था फेथलेस इलेक्टर भी अभी सामने आने को हैं, वो परिस्थिति बनी ही हुई है। और 20 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। ये 20 जनवरी की तारीख भी फिक्स है कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा। तो आपने देखा, हमने शुरुआत में बात की थी 5 नवंबर कैसे वो तारीख तय की जाती है, फिर 20 को शपथ ग्रहण होगा, और फिर यहां इस 20 जनवरी 2025 से अगले 4 साल तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और दुनिया की वैश्विक पूरी की पूरी राजनीति हम कह सकते हैं कि इनकी एक अहम भूमिका देखने को मिलेगी, चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख लें, चाहे बड़े बड़े निर्णयों संधियों की दृष्टि से देख लें, बहुत सारे मामलों में। लेकिन अभी मान लीजिए एक कंडीशन और है, मान लीजिए कि ये जो इलेक्टोरल वोट्स हुए, इनके द्वारा जो वोटिंग की गई, इस वोटिंग की वजह से ऐसे नंबर आ गए जो बराबर है, यानी कि कोई बहुमत का आंकड़ा पार ही अभी नहीं कर पा रहा है, संख्या बराबर बराबर आ गई है। दो ऐसे पक्ष हैं ए और बी, जैसे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के पास लगभग बराबर बराबर वोट आ गए हैं, जिसकी वजह से तय नहीं हो पा रहा है, कोई 270 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 270 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, और ऐसी स्थिति 2 बार आई भी है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा नहीं कि जितने भी इलेक्टोरल हैं
वो सारे के सारे जब वोट देते हैं, कुछ क्रॉस की स्थिति जब अगर बनती है तो चीजें बराबर भी हो सकती हैं, और वही हुआ। और जब ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, तो उसकी स्थिति में प्रतिनिधि सभा तक मामला गया। प्रतिनिधि सभा क्या है? यही है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फिर वोटिंग होती है। वहां के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 सदस्य होते हैं, वो 435 सदस्य वोट करते हैं, और उस वोटिंग के आधार पर तय होता है कि राष्ट्रपति अब कौन होगा उन दोनों में से। फाइनल वोटिंग फिर इनकी होती है। तो इसको हम कहा जाता है कि वोटों की स्थिति की बराबर होने पर ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन अपने सदस्यों के माध्यम से उसी वक्त ऑर्गेनाइज कराएगी। और संविधान में भी यह स्थिति दी गई है, वहां के अनुच्छेद 2 और 12 के आधार पर, 12वें संशोधन के आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात हो तो राष्ट्रपति के स्तर पर प्रतिनिधि सभा में जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अलग अलग पार्टी का नहीं होगा, इसीलिए आपने देखिए शुरुआत में जब नाम कन्वेंशन हुआ था तो राष्ट्रपति ने अपने साथ साथ उपराष्ट्रपति का नाम भी बता दिया था, वहां पे जाहिर कर दिया था। तो एक ही पार्टी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तय होते हैं। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या स्थिति बनेगी? यहां पे स्थिति ये बनेगी कि जो सीनेट है, सीनेट तय करेगा। यहां पे देखिए 435 सदस्य जो है ना, तो ये जो वोटिंग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 435 सदस्य के रूप में वोटिंग हो रही है, एक राज्य को एक वोट ऐसी स्थिति में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 राज्य हैं और ये फिर आपस में 435 सदस्य डिसाइड करें कि एक राज्य का एक वोट कैसे बनाना है, और आपस में मिलके 50 वोट तय करने हैं उन्हें, और जिसमें से उन्हें 26 वोट जिस व्यक्ति को मिल जाएंगे, 2 में से, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और सीनेट के स्तर पर क्या होगा? हर राज्य के 2 सीनेट हैं और 50 राज्य हैं, तो 50 गुणे 2, ये जो 100 होते हैं, तो इसमें से 100 के 100 लोग वोट कर सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया। ये थोड़ा सा अलग है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में संख्या अलग होगी, वो 435 नहीं है, लेकिन इसमें 100 की 100 बनी रहेगी सीनेट में जो उसकी संख्या है। अब देखिए, चुनाव हर 2 साल में अमेरिका में होता है। हर 2 साल में क्यों होता है? क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव 2-2 साल में होगा, 2 साल का उनका कार्यकाल होता है, और सीनेट का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो हर 2 साल में जो चुनाव होते हैं तो बदलते रहते हैं, 1/3 सदस्य नए आते हैं। तो अभी ये जो 5 नवंबर को चुनाव है, उसमें 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य होंगे, 33 वो सदस्य होंगे जो सीनेट के होंगे। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, कॉलेज के इलेक्टोरल कॉलेज के, वो सारे के सारे सदस्य उतने ही होंगे। उनकी संख्या टोटल 538 ही होगी, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी। इसको आप चाहें तो एक शॉर्ट में अगर समझें पूरी बात को, तो ये है कि शुरू में क्या होता है, कोई व्यक्ति जाहिर करता है कि वह राष्ट्रपति बनना चाहता है। जाहिर करने के बाद क्या होता है, वो किसी पार्टी से जुड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी और कॉकस का आयोजन होता है, उससे कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो प्रतिनिधि कहां जाते हैं? कन्वेंशन में जाते हैं, और उस कन्वेंशन में वोटिंग के आधार पर यह तय होता है कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा। और वह जब सबसे बेहतर उम्मीदवार तय हो जाता है तो वह प्रचार प्रसार में लग जाता है, फंडिंग के लिए यात्राएं करता है, सभाएं करता है, और उसी दौरान डिबेट भी करता है। जो अपोजिट है, जिसके खिलाफ लगता है कि उसे चुनाव में प्रतिद्वंदी के रूप में दुनिया में देखा भी जा रहा है, देश में देखा जा रहा है, तो उसके खिलाफ डिबेट में हिस्सा लेगा टीवी में, और डिबेट लोग सुनेंगे और उसके आधार पर लोग तय करेंगे कि, और उस डिबेट का अच्छा खासा असर होता है। इनफैक्ट इसके लिए एक पूरा का पूरा अध्ययन भी किया गया है कि डिबेट के पहले कुछ लोग किसी और को देना चाहते थे और डिबेट के बाद लोगों का मन बदला है, ये भी देखा गया। तो डिबेट में जब वो खुल के सामने आते हैं, अपनी बातें कहते हैं कि वो क्या करेंगे देश के लिए, तो फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, उसके 538 सदस्य, 5 जो नवंबर के जो सोमवार के बाद वाला पहला मंगलवार आता है, पहले सोमवार के बाद, उस दिन उनका चुनाव होता है। फिर यही जो निर्वाचक मंडल होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, ये आगे चल के तय करते हैं कि ये किसको बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। और अगर मामला टाई होता है तो कैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने एक वोट एक राज्य के हिसाब से 50 वोटों में से 26 वोट अगर अधिकतम जिसको दे देता है वो राष्ट्रपति बनता है। और सीनेट में कुल 100 वोटों के हिसाब से पता चलता है, जिसको 51 वोट मिल जाएंगे मिनिमम, तो वो तय हो जाएगा उपराष्ट्रपति है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। साधारण शब्दों में इतनी सी बात थी। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।